आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वक्त राज्य के 80,000 सरकारी स्कूलों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। इस बच्चे स्कूल नहीं आते तो शिक्षक जिम्मेदार नहीं। पटना हाई कोर्ट ने परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ की याचिका पर सुनवाई करने के बाद आदेश दे दिया है। पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों का निरीक्षण जीविका दीदी से कराने के आदेश को असंवैधानिक बताया है। साथ ही विद्यालय में बच्चों को कम उपस्थिति के लिए शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराने को भी गैर कानूनी करार दिया है। यह फैसला हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष बंशीधर ब्रजवासी द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है। दरअसल राज्य सरकार ने 3 अगस्त 2016 को जीविका दीदी को विद्यालय का निरीक्षण करने का आदेश दिया था। इसके विरोध में बंशीधर ब्रजवासी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। संघ ने जीविका दीदी से विद्यालयों का निरीक्षण कराने के सरकार के आदेश को चुनौती दी थी। संघ की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि जीविका दीदी एक गैर सरकारी संस्था है जिसमें हमारे रोजगार और आजीविका के लिए महिला जुड़ती है। महीनों से कर रहे इंतजार अब नियोजित शिक्षकों की इंतजार की घड़ी हो गई खत्म। 40,506 प्रधान शिक्षकों की भर्ती परीक्षा के लिए नियोजित शिक्षक 22 दिसंबर को देंगे। निगेटिव मार्किंग भी होगी। इसमें कहा गया है 40,506 प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए परीक्षा 22 दिसंबर को होगी। पहले यह परीक्षा 18 दिसंबर को निर्धारित थी, लेकिन इस दिन नगर निकाय चुनाव के कारण तिथि बढ़ाई जा रही है। 150 अंकों की 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। परीक्षा में 0.25% निगेटिव मार्किंग होगी, यानी 4 प्रश्न के गलत उत्तर देने पर 1 अंक काटे जाएंगे। पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया सहित 14 जिलों के 210 केंद्रों पर परीक्षा होगी। इस परीक्षा के लिए 1,19,000 नियोजित शिक्षकों ने अभ्यर्थी के रूप में फॉर्म अप्लाई किया था। एक पद पर औसतन 3 शिक्षक अभ्यर्थी होंगे। अगले सत्र 22-23 में प्रारंभिक स्कूलों में प्रधान शिक्षक मिल जाएंगे। 20 मई तक 1,07,000 शिक्षकों के आवेदन दिया था। दोबारा 9 से 23 सितंबर तक आवेदन लेने पर 12,000 और शिक्षकों ने आवेदन दिया था। 2 घंटे की परीक्षा होगी। हर प्रश्न 1-1 अंक का होगा। डीएलएड विषय से 75% अंक होंगे, जबकि सामान्य अध्ययन से 8वीं स्तर के प्रारंभिक गणित 20 अंक, सामान्य विज्ञान 15 अंक, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं 10 अंक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का योगदान 1857 से 10 अंक, भूगोल 10वीं कक्षा के स्तर के 10 अंक और सामाजिक अध्ययन 10वीं कक्षा स्तर के 10 अंक। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक नेगेटिव मार्किंग होगा। परीक्षा अभी 2 घंटे की होगी। साक्षात्कार नहीं होगा। लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40% न्यूनतम अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। डीएलएड एंट्रेंस के आधार पर पहली और दूसरी चयन सूची में नाम नहीं आने वाले छात्रों को नामांकन का मौका मिला है। छात्र अब अपने विकल्प को एडमिट कर सकेंगे। बोर्ड ने आवेदकों को CAF यानी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में इसे एडिट करने का विकल्प जोड़ दिया है। आवेदक अब 12 दिसंबर तक अपने पूर्व में चयन किए गए कॉलेजों का विकल्प को बदल सकते हैं। कुढ़नी में हार भी वीआईपी के लिए जीत जाने मुकेश सहनी ने क्यों लालू यादव और रामविलास से की अपनी तुलना। उन्होंने कहा कि वीआईपी संघर्ष करने वाली पार्टी है और अगले भी संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि कुढ़नी में एक तरफ सत्ताधारी गठबंधन था, जबकि दूसरी तरफ केंद्र वाली सरकार की पार्टी भाजपा थी। इन दोनों के बीच वीआईपी ने 10,000 वोट मिलना बड़ी बात है। कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन की हार के बाद जदयू में इसको लेकर समीक्षा शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जहां हार की अप्रत्याशित बताते हुए मंथन करने की बात कही है, वहीं जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है।
बिहार के कुल्हनी उपचुनाव का परिणाम आ गया। भाजपा प्रत्याशी केदार गुप्ता ने जदयू को उम्मीदवार मनोज कुशवाहा को सीधे मुकाबला को हरा दिया। ये चुनाव बेहद दिलचस्प रहा, आखिरी तक रोमांच बना रहा। जानिए इससे और आगे क्या खबर आ रही है। केंद्र सरकार की तरफ से इनकम टैक्स को लेकर कई गाइडलाइन जारी की गई है। अगर आप भी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो यह आपके लिए जरूरी है। बता दें कि 21-22 के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 22 थी, लेकिन सरकार की ओर से जारी किए नए आदेश के तरह आप भी यानी 31 तारीख तक अपना ITR फाइनल कर सकते हैं। पटना से बेतिया तक के इस सड़क निर्माण परियोजना में पुल के अलावा 4 अलग अलग पैकेज में यह सड़क बनाई जा रही है। सड़कों की लंबाई करीब 167 किलोमीटर है। इसमें से एक पैकेज मणिकपुर साहिबगंज फेड फोल्डर में भी जा रहा है। 500 रुपए के नोट को लेकर RBI ने दी बड़ी खबर। आपको पास भी इस तरह का नोट है तो क्या है जान लीजिए। केंद्र सरकार की तरफ से की गई नोटबंदी के बाद करेंसी को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही है। अगर आपके पास भी 500 रुपए का नोट है तो यह आपके लिए जरूरी खबर है। शादी किसी के भी जीवन में खास मौका होता है। ऐसे कई शादी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं जो काफ़ी मज़ेदार और यूजर्स उन्हें देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं। हालांकि शादियां ऐसी होती है जो अलग मिसाल पेश करती है और लोग सोचने के लिए विवश हो जाते हैं। ऐसा ही एक डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे देखकर लोगों को यकीन नहीं आ रहा है। यह शादी लोगों में चर्चा का विषय बना है। लोकसभा में उठा किशनगंज में शुक्रवार को स्कूलों को बंद रखने का मामला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने उठाया यह सवाल। कहा, लोकसभा में बुधवार को किशनगंज में शुक्रवार को स्कूलों को बंद रखने तथा पीर पैतरी में एक महिला की हत्या का मामला उठा है। भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने इस मामले को उठाया है। उन्होंने कहा कि बिहार में सभी सरकारी स्कूलों के लिए साफ नियम है कि रविवार को बंद होंगे और उर्दू स्कूल शुक्रवार को बंद होंगे, लेकिन पूरे सीमांचल क्षेत्र चाहे वह किशनगंज हो, पूर्णिया हो, अररिया, सभी जगहों पर सभी स्कूलों में शुक्रवार को ही छुट्टी की जा रही है। डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार मध्याह्न भोजन योजना शुक्रवार के लिए देती है, लेकिन उस दिन बंटती ही नहीं है। छुट्टी के द्वारा पूरा के पूरा पैसा का घोटाला और संविधान से पूरी ऊपर व्यक्ति कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि बेतिया लोकसभा क्षेत्र के मंझरिया में उर्दू स्कूल के लिए भी एक अल्पसंख्यक बच्चा वहां नहीं पढ़ता है, फिर भी ज़बरदस्ती वहां शुक्रवार की छुट्टी कराई जा रही है। डॉक्टर जायसवाल ने पीर पैतरी में नीलम देवी के जघन्य हत्या का मामला उठाते हुए कहा कि वहां के SP कहते हैं कि यह मामला उधार लेने का है। एक महिला की हत्या को उधार से जोड़ा जा रहा है। यह सबसे बड़ी शर्मनाक खबर आ रही है। EPFO ने कहा, PF खाते में जमा पैसे पर ब्याज जल्द मिलेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO 2021-22